अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सही है। अच्छा tan फाई कितना निकलता था एलसीआर सीरीज सर्किट का? वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर या एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, है ना? ठीक है, सारे सर्किट आपने पढ़ लिए। तो आज पढ़ते हैं रेजोनेंस। बढ़िया टॉपिक है, आज का कॉन्सेप्ट अच्छा है। रेजोनेंस का टॉपिक आपको पढ़ना है। रेजोनेंस का बेसिक मतलब क्या होता है? बंद कर दो पंखा। रेजोनेंस का बेसिक मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं? क्लास 11 में भी एक रेजोनेंस वर्ड आया था, मैं बताता हूँ कहाँ पे आया था। जब तुम ऑसिलेशंस पढ़ रहे थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था, तो वहाँ पे आपके पास रेजोनेंस एक वर्ड आया था। क्या किया था? रेजोनेंस का बेसिक मतलब होता है दो फ्रीक्वेंसीज को मैच करवाना, जिससे उनके एम्पलीट्यूड बढ़ जाते हैं, उसे हम कहते हैं रेजोनेंस। जैसे 11th की अगर हम बात करें तो एग्जांपल से उठाते हैं। सबसे पहले ट्यूनिंग फॉक्स उठा के रेजोनेंस वाला एक साउंड, स्पीड ऑफ साउंड निकालते हो, एक प्रैक्टिकल करते हो। दूसरा आपसे बेसिक बात करी जाती है कि आर्मी जब ब्रिज को क्रॉस करती है तो ब्रिज के टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पुल में आर्मी को एक साथ नहीं भेजना चाहिए। कुछ ऐसा पढ़ते हो? क्यों ऐसा करते हो? बेसिकली होता क्या है, कोई बॉडी अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से कहीं मोशन कर रही होती है, मान लो किसी फ्रिक्वेंसी से मोशन कर रही है। अगर तुम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो और उस एक्सटर्नल फोर्स की फ्रिक्वेंसी बॉडी की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाए तो एम्पलीट्यूड्स बढ़ जाएंगे। यही रेजोनेंस है, एम्पलीट्यूड्स का इंक्रीज होना। कब? जब दो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती हैं। तो रेजोनेंस का बेसिक मतलब समझ लेना। रेजोनेंस का मतलब ही होता है मैचिंग ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज। दो फ्रीक्वेंसी मैच करेंगी तो क्या होगा? एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, हमें किस में पढ़ना है? हमें पढ़ना है सीरीज एलसीआर सर्किट में। तो रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। किसी सर्किट में अगर आपको रेजोनेंस पढ़ना है तो रेजोनेंस का केस क्या बनाओगे? अभी आपने पढ़ा मैचिंग ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज, दो फ्रीक्वेंसी का मैच करना। तो रेजोनेंस की अगर मैं और ढंग से बात करूं तो हमारे पास इसका जेड क्या होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ये होता है। रेजोनेंस के केस में जेड मिनिमम होना चाहिए। भाई एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो क्या होना चाहिए? इम्पीडेंस कम होना चाहिए। तो रेजोनेंस का केस क्या होना चाहिए? जेड कितना होना चाहिए? मिनिमम। अब ये बताओ इस सिचुएशन में जेड मिनिमम कब हो सकता है? जेड मिनिमम अगर मैं कह दूं कि तुमसे इस इक्वेशन में इस वैल्यू को कम से कम करो तो तुम कहोगे सर ये दोनों कट जानी चाहिए आपस में। अगर ये दोनों खत्म हो जाए तो आर इक्वल जेड आ जाएगा। तो ये दोनों खत्म होने का मतलब क्या है? एक्सएल बराबर एक्सी हो जाना चाहिए। या मैं तुमसे ये कह सकता हूं आरएमएस करंट मैक्सिमम हो जानी चाहिए। आरएमएस करंट क्यों? जेड मिनिमम होगा तो करंट तो ऑलरेडी मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगी ना। तो यही रेजोनेंस का केस है। तो रेजोनेंस का बेसिक मतलब क्या हुआ बताओ? जेड को आपको मिनिमम कराना है और करंट को मैक्सिमम कराना है। 2 लाइन लिख लो, उसके बाद बातें करते हैं। प्रैक्टिकली रेजोनेंस मीन्स resonance means matching of two frequencies at which amplitude of oscillations become large. Amplitude of oscillation becomes large. ठीक है? इन इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस या इन इलेक्ट्रिकल सर्किट रेजोनेंस मीन्स frequency of source at which the RMS or effective current
flowing in the circuit is maximum देखो ये होता है फॉर्मूला I इक्वल बी बाई जेड। करंट मैक्सिमम कब होगी? जब जेड मिनिमम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जेड फॉर मिनिमम जेड एक्सएल माइनस एक्सी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो एक्सएल इक्वल किसके आ जाना चाहिए? ये रेजोनेंस का केस है, ध्यान रखना। अब आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। अच्छा एक बात और यहीं पे समझ लो, रेजोनेंस के केस में जेड किसके बराबर होगा? आर के, क्योंकि एक्सएल और एक्सी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये बातें एक एक नंबर की आती है, न्यूमेरिकल के टाइम में बड़ी इंपॉर्टेंट फंसती हैं। जेड इक्वल किसके होगा? आर के। एक्सएल माइनस एक्सी क्या हो गया? 0। एक्सएल इक्वल क्या हो गया? एक्सी। एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल। एक्सी क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल क्या आ गया? 1 अपॉन एल सी। ओमेगा क्या आ गया? 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। इसको कहते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ आई बात? अच्छा ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 पाई न्यू इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो न्यू इक्वल क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। इसको कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताओ, तो आप यूज करेंगे न्यू इक्वल 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। सी क्या है? कैपेसिटेंस। आर नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि रेजोनेंस के केस में एक्सएल इक्वल एक्सी था। अगर रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करता है तो ओमेगा इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। बात समझ आ रही है? अच्छा अगर मैं इसको ग्राफिकली समझूं, तो सपोज करो मैं न्यू और करंट पे मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, एसी की बात करता हूँ। तो ये एक एसी की आपके पास हाफ साइकिल है। एसी की आधी साइकिल यही तो है भाई, कंप्लीट साइकिल ये होती है ना। तो मैं एक आधी साइकिल की बात करता हूँ इतने की। देखो ये क्या रही होगी? ये रही होगी पीक वैल्यू। पीक वैल्यू पे रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी रही होगी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रही होगी। अगर मैं न्यू पे बात करता हूँ तो ये क्या आई होगी हमारे पास? आई आर एम एस हम यहाँ पे कह सकता हूँ, क्योंकि रेजोनेंट का केस बन रहा है। आर खत्म हो जाएगा तो आई आर एम एस, या मैं कह सकता हूँ वी इफेक्टिव बाय जेड। और जेड किसके बराबर है? आर के। बात समझ आ गई? इस सिचुएशन पे क्योंकि रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कब बनेगी? जब जेड आर के बराबर हो जाता है। तो रेजोनेंस का मतलब समझ में आ गया। अब आज के बाद तुमसे कोई पूछता है देसी मतलब बताओ रेजोनेंस का क्या होता है, तो तुम कहोगे मैचिंग ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज। ये प्रैक्टिकली मतलब है। इलेक्ट्रिक सर्किट्स में क्या बात करोगे? ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पे करंट मैक्सिमम हो जाए, वो रेजोनेंस का केस बना देगी। ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां, और ये कब बनेगा? जब जेड मिनिमम होगा। और कम से कम जेड कितना हो सकता है? आर। इससे कम नहीं हो सकता अगर एल सी आर सीरीज सर्किट है तो। ठीक है, नोट करो फटाफट 1 मिनट में। फ्रीक्वेंसी मैच करा दोगे, रेजोनेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा? ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां करंट मैक्सिमम हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, रेजोनेंस के केस में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? बहुत बढ़िया। एलसीआर सीरीज सर्किट है तो tan पाई क्या होता है? हाँ 0 बाई। क्यों? एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर होता है। एक्सएल और एक्सी तो बराबर है, तो पाई 0 tan में 0 किसकी वैल्यू होती है? 0 डिग्री में। तो फेज डिफरेंस 0 डिग्री का होना चाहिए। बातें समझ लेना। अच्छा ऐसा और तुम दूसरे तरीके से क्या समझ सकते थे? एक्सएल एक्सी गए कट, खत्म करो, ये तो कट गए, तो जेड आर के बराबर ही तो है, जिसका मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो गया। प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो गया तो फेज डिफरेंस तो 0 ही है। अच्छा मैथ में 10 90 इनफाइनाइट लेते हैं बच्चा, 0 लेते हैं, इंटीग्रेशन में 0 करवा रहे हैं। गलत पढ़ा रहे हैं वो, फिर जहाँ पढ़ा रहे हैं। नहीं 10 90 कितना होता है? नॉट डिफाइंड होता है। साइन 90 अपॉन कॉस 90।
अब यार मैथ वाले यार, मैं फिजिक्स का हूँ यार, मैंने 1090 नॉट डिफाइन पढ़ा है, 1000 पढ़ा है, यही तो होता है। अच्छा ठीक है, फेज डिफरेंस। अच्छा मान लो मैं तुमसे पूछूं प्रैक्टिकल यूज बताओ कोई रेजोनेंस का। मेटल डिटेक्टर, जैसे कोई मेटल फंसता है टू 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 की आवाज़ करने लगता है, एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है, फ्रीक्वेंसी मैच करा देता है, तो इसका प्रैक्टिकल यूज बन सकता है। मेटल डिटेक्टर में आप रेजोनेंस की बात कर सकते हो। अच्छा तो रेजोनेंस की बात बस इतनी करते हैं, इससे ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं पढ़ेंगे। एक बात यहीं पे करते हैं, रेजोनेंस को शार्प करते हैं। रेजोनेंस को शार्प करने के लिए जिस नंबर का इस्तेमाल करते हो उसको कहते हो क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर को हम इंग्लिश में कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। बेसिकली ये क्वालिटी फैक्टर है। बात समझ आ रही नहीं आ रही पहले बताओ। क्यू फैक्टर हमने क्यू ले लिया, इसको हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है? इट शार्पन्स द रेजोनेंस। रेजोनेंस को शार्प करता है। कैसे शार्प करेगा वो समझो। सपोज करो ये एसी की साइकिल है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो सबसे ज़्यादा शार्प तो ये है ना। तो ये अगर मैं कहूँ तो ओमेगा आर हो सकती है रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ये ओमेगा की टर्म्स में जा रहे हो तुम, ये करंट की टर्म्स में जा रहे हो, ठीक है। तो एक डायमेंशन लेस नंबर होता है जो रेजोनेंस की शार्पनेस को बताता है कि रेजोनेंस कितना शार्प है, कितनी तेज आवाज़ आई, कितना बढ़िया। जैसे मेटल डिटेक्टर तो किसी में धीरे आवाज़ आ रही है, किसी में तेज आवाज़ आ रही है, तो कितने ज़्यादा एम्पलीट्यूड बढ़े, कितना एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ, वो क्या बताएगा? क्यू फैक्टर बताता है। तो क्यू फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या हुआ? इट शार्पन्स द रेजोनेंस। एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि क्यू फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है, तुम क्या बताओगे? ये रेजोनेंस को शार्प करता है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इसका नाम भी होता है। इसको आप दूसरी लैंग्वेज में कह भी सकते हो, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। बात समझ में आ रही है? रेजोनेंस को क्या करता है? ये शार्प करता है। अच्छा, एक प्रैक्टिकल मतलब तो है, इसके दोनों मतलब हम समझ लेंगे, न्यूमेरिकल में किसी तरीके से भी आ सकता है। तो मैं चलो एक ही साइकिल की, एसी की एक हाफ साइकिल को मैं मेंटेन करता हूँ। अब अगर यहाँ से बात करते हैं तो सपोज करो ये एक एसी की हाफ साइकिल है, ठीक है। ये क्या होगी? रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी ओमेगा आर। इसका मतलब ये पीक वैल्यू होगी आई नॉट, है ना, वी आर एम एस बाई आर। आर या जेड एक ही बात है, आई नॉट की बात कर रहे हैं हम, या वी नॉट भी कह सकते हो, जो भी मन करे। क्यू फैक्टर तुमसे क्या करता है? मैथमेटिकली वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस एल और सी। क्यों? क्योंकि वी एल और वी सी दोनों बराबर है रेजोनेंस के केस में, और क्यू फैक्टर रेजोनेंस की बात करता है। वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस एल और सी अपॉन वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस आर। समझ में आ गया? नहीं आया? पक्का? क्यू फैक्टर न्यूमेरिकली कैसे डिफाइन होता है? वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस आर, सॉरी, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस एल या सी अपॉन आर। मतलब इंडक्टर या कैपेसिटेंस में जो वोल्टेज लगता है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस पे जो लगता है। अब पहले हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो मान लो क्यू इक्वल मैं सपोज करो एक लेता हूँ, वी एल अपॉन वी आर, ठीक है। वी एल का मतलब क्या हुआ? आई एक्सएल। वी आर का मतलब क्या हुआ? आई आर। तो हमारे पास क्यू क्या आ गया? एक्सएल बाई आर। एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल अपॉन आर। ओमेगा क्योंकि रेजोनेंस वाला काम कर रहा है। रेजोनेंस के केस में ओमेगा क्या पढ़ा है हमने? 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ओमेगा तो यही पढ़ा है, अभी पढ़ा है जस्ट 5 मिनट पहले। एल बाई आर, एक एल से एल कटेगा, ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, तो क्यू इक्वल आ जाता है 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी। तो अगर आर, एल और सी गिवन है तो क्यू इक्वल आप सीधा माना यूज करोगे 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी। मैंने कहा यार नहीं यार तुम कुछ गलत कह रहे हो, मान लो वी सी के अलॉन्ग निकालते, तब कैसे निकालते? अगर यही आ जाए तब तो सही है, ना है तो गलत है। तो वी सी आई एक्स सी हो जाएगा अपॉन आई आर हो जाएगा, आई से आई कट जाएगा, एक्स सी अपॉन आर आ जाएगा। एक्स सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, आर हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू बता दो, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू सी आर। एल सी ऊपर पहुंच जाएगा,
LC अपॉन CR, इस पे कटेगा तो इस पे अंडर रूट लग जाएगा, तो क्या 1/r अंडर रूट L/c आ गया। इसका मतलब सर आपने पढ़ाया सही है, ठीक। तो Q फैक्टर Q इक्वल आप पढ़ना पड़ोगे 1/r अंडर रूट L/c। LCR अगर तीनों गिवन होंगे, आपसे क्वेश्चन कहेगा Q फैक्टर निकालो, तो Q फैक्टर निकालने के लिए आप Q इक्वल क्या यूज करोगे 1/r अंडर रूट L/c। अब सुनो एक्चुअल में Q फैक्टर क्या होता है। ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, मैं एक्चुअल की बात बता रहा हूँ, हकीकत में Q फैक्टर है क्या, इतने में समझ जाओगे। इतने में Q फैक्टर की डेफिनेशन क्या बोली आपने, न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस L और C एंड वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस R। क्लियर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ Q फैक्टर, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ये रेजोनेंस को क्या करता है, शार्प करता है। देसी भाषा खत्म। अब समझो यार Q फैक्टर होगा क्या। देखो यहाँ ये 0 से चला होगा, मैं मान लो यहाँ 0 मानता हूँ, यहाँ करंट पीक वैल्यू पे पहुंची होगी, तो 0 से पीक के बीच में RMS होगी या पीक से ऊपर RMS होगी, पीक से ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता, तो 0 से पीक के बीच में RMS होगी। तो अगर यहाँ से चले होगे तो सपोज करो यहाँ पे आपको IRMS मिला होगा। IRMS क्या होता है, IRMS होता है I0/√2, तो VRMS अपॉन √2R हो जाएगा। हाँ या ना बोलो, नहीं आया समझ। अरे यार ऐसे समझ लो, सपोज करो पीक वैल्यू 100 है, RMS वैल्यू 40 है, तो 0 से 100 जाते टाइम में भी 40 मिला होगा रास्ते में, 100 से 0 आते टाइम में भी 40 मिला होगा रास्ते में, मिला होगा नहीं मिला होगा। तो इस वाले पॉइंट में भी तो कहीं ना कहीं आपको RMS मिला होगा। इसको हम कहते हैं ω2। क्या कहते हैं, ω2। अच्छा, ω2 माइनस ω1 कहलाता है बैंड विड्थ। जो पढ़ते हो ना, इतने बैंड पे चल रहा है FM वगैरह, बैंड विड्थ कितने बैंड, हाँ वही बैंड विड्थ इंटरनेट वाली जो भी है, LCR सीरीज सर्किट, हम AC की बात कर रहे हैं अपने, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आ रही है। तो ω2 माइनस ω1 को क्या कहते हैं, बैंड विड्थ, और ω/r को क्या कहते हैं, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास Q फैक्टर का बेसिक फार्मूला मिलता है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। ये होता है एक्चुअल में Q फैक्टर, इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं ω/r अपॉन ω2 माइनस ω1। जब तुम NCERT बुक देखते हो तो NCERT बुक में ये वाला डेरिवेशन इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। ये तो लोकल मेथड है, ये तो तुम्हारे लिए जुगाड़ मेथड है, बता दिया गया है। एक्चुअल में अगर मैं रेजोनेंस की डेफिनेशन, सॉरी Q फैक्टर की डेफिनेशन देखूं क्या होती है, तो वो ये होती है ω/r अपॉन ω2 माइनस ω1। यहाँ से भी न्यूमेरिकल फंस जाता है कि रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ गिवन है, उनकी बैंड विड्थ कुछ गिवन है, बताओ Q फैक्टर कितना होगा, दोनों को रेशियो में निकाल दोगे। बात समझ में आ गई। Q फैक्टर की डेफिनेशन लिखो जरा। इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर, इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर, कोई डायमेंशन नहीं होती। इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर विच इज डिफाइंड एज द ब्रैकेट में लिखो क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली, क्वालिटेटिवली नहीं बात कर रहा मैं, क्वांटिटेटिवली बात कर रहा हूँ। हाँ, उसकी क्वांटिटी में इट इज डिफाइंड, क्या लिखा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायमेंशनलेस नंबर, ब्रैकेट में लिख लिया, उसके आगे लिखो रेशियो ऑफ वोल्टेज अप्लाइड across L और C to the voltage applied across R। सही है, हाँ या ना बोलो। Q फैक्टर समझ में आया नहीं आया पहले बताओ, नोट कर लो। हाँ, कहीं पे लिख लेना इस बात को, इसका सिग्निफिकेंस कि ये रेजोनेंस क्या करता है, शार्प करता है। जितनी ज़्यादा Q फैक्टर की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी AC नैरो होगी, या नैरोवर होगा रेजोनेंस। ये कहीं नोट पॉइंट लिखो,
हाइयर द क्यू वैल्यू, हाइयर द क्यू वैल्यू, द नैरोवर एंड शार्पर इज द रेजोनेंस। बात समझ में आ गई? रेजोनेंस शार्प होगा क्यू फैक्टर जितना ज़्यादा होगा। अच्छा, दूसरे शब्दों में क्यू फैक्टर का एक फार्मूला और निकल के आ गया तुम्हारे पास, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। ठीक, क्वेश्चन में आर गिवन होगा, एल गिवन होगा, सी गिवन होगा, तुमसे कह देगा क्यू फैक्टर बताओ, 1/r √L/c। आप सीधा फार्मूला यूज़ करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। कोई समस्या? बातें समझ में आ रही हैं? क्वेश्चन कल करेंगे, आज पहले एक कॉन्सेप्ट और समझो, पावर इन एसी। बात को समझ लो पहले, टॉपिक बहुत बढ़िया है, 3 नंबर का सवाल आता ही आता है, न्यूमेरिकल आएगा, डेरिवेशन आएगा, कुछ ना कुछ आएगा एसी में पावर निकालने के लिए। फ्रेश पॉइंट पढ़ते हैं, पावर इन एसी। ये बताओ तुमने पावर कब, सबसे पहले पावर कब सुना था? जब तुम बहुत छोटे थे। इंग्लिश में पावर बोलते हैं ना, इंग्लिश वाली मैडम पावर, पावर बोल रहे हैं, हिंदुस्तानी शब्द है। अच्छा, पावर, हाँ वर्ड सही लाया। अगर और पहले मैं इसको मैकेनिकल पावर की डेफिनेशन पढ़ता था तो मैं पढ़ता था रेट ऑफ वर्क डन बाय मशीन, क्लास 11 चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर, और इन क्लास 9 चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। सीधा सीधा डेफिनेशन लिखी हुई है, डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन बाय मशीन, P = W/T। यहाँ पे क्योंकि LCR या AC में तुम पढ़ोगे तो हीट डिसिपेट करते हैं, यहाँ पे हम वर्क को किससे कनेक्ट कर लेते हैं? हीट से, और रेट लगा दिया तो अपॉन में टाइम आ गया, तो रेट ऑफ हीट डिसिपेशन को भी हम पावर कह सकते हैं। लिख लो एक लाइन में पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, the rate of dissipation of energy in an electrical circuit is called power. The rate of dissipation of energy in an electrical circuit is called power. Clear? चलो इसकी डेरिवेशन करते हैं। मैथ्स वाले करोगे, बायो वाले करोगे? मतलब तुम पे तो मैथ है सबके पास, तो थोड़ा लॉन्ग कट मेथड उठाओ। बायो होती तो उसका मैं शॉर्टकट भी तुम्हें समझा देता किस तरीके से ला सकते हो। प्योर इंटीग्रेशन है, पहले दिन ही ऐसे बता दिया जाएगा कि भैया इंटीग्रेशन ही चलेगा। तो हम इसके लिए पावर के लिए फार्मूला निकालते हैं। मान लो लेट V = V0 sin ω/t, एसी में होता है। I = I0 sin, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तुम फेज मान लो, तो मान लो फेज डिफरेंस फाई है, प्लस फाई मान सकते हो, माइनस फाई मान सकते हो, तुम पे डिपेंड कर रहा है क्या मान रहे हो। मैंने फाई एक फेज एंगल दे दिया है कि न्यूमेरिकल में अगर फेज एंगल गिवन होगा तो क्या करोगे। तो अगर न्यूमेरिकल में फेज एंगल गिवन होगा तो हम कुछ ना कुछ फाई इसे ट्रीट कर लेते हैं। पावर का देसी फार्मूला क्या होता था? वी हैव P इक्वल होता है V × I, कहीं पढ़ा है? VI चैप्टर 3 में पढ़ गया हो, क्लास 10 में पढ़ गया हो, हर जगह पढ़ गया हो। तो P = V की वैल्यू V0 sin ω/t × I0 sin ω/t प्लस फाई। हाँ या ना बोल दो, सही है? अच्छा, V0 I0 बाहर, sin ω/t, यहाँ sin ω/t प्लस फाई में sin A + B का फार्मूला यूज़ कर लो। तो बायो वाले मेथड से करा दूंगा, ना कराऊंगा इंटीग्रेशन, यार दुखी हो जाओगे नहीं तो। लड़का 1090 कहता है 0 ले लेता हूँ। sin A + B का फार्मूला बताओ। sin A cos B cos A sin B, sin ω/t के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। V0 I0 sin स्क्वायर ω/t cos पाई प्लस sin ω/t cos ω/t sin पाई। मेरे कहने पे काम कर लो, छोटा सा
2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो। ये तो तुम्हें पता है क्यों कर रहे हैं हम, है ना। इट विल बी वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस पाई प्लस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी साइन पाई। अब एवरेज वैल्यू निकालो। देखो, अगर आपको इंटीग्रेशन करने का मन नहीं है कि सर हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, तो तुम अपना काम यहीं से कराओ। अगर इंटीग्रेशन कराता तो मैं यहाँ पे वी आई डी टी लगाता, डी डब्ल्यू निकालता, फिर मैं पावर निकालता। तो अब क्योंकि इंटीग्रेशन करना नहीं है, तो एवरेज वैल्यू निकालो। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी और एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी। देखो, ये बातें हो सकता है तुमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखी हो। साइन थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 0 0 0 0। और साइन स्क्वायर थीटा की 1/2। देखो, साइन 2 थीटा की एवरेज वैल्यू आप सीधे सीधे 0 पढ़ते हो। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू पढ़ते हो 1/2। तो आप इसकी एवरेज वैल्यू आप निकालते हो 1/2। जिनको नहीं याद है वो याद कर लेना, और जिनको ये मज़ा ना है इस पे तो बता देना, मैं अगला जो मेथड है वो इंटीग्रेशन मेथड करा दूंगा, अभी इसके बाद करा दूंगा। तो मेरे पास p क्या आ जाएगा? वी नॉट आई नॉट 1/2 कॉस पाई 0 हो गया। क्या आ जाएगा? वी नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस पाई। इस 2 को 2 टुकड़ों में तोड़ लो, ऐसा लिख सकता हूँ। वी नॉट बाई रूट 2 क्या होता है? वी आर एम एस। आई नॉट बाई रूट 2 आई आर एम एस। तो पावर का फार्मूला मिल जाता है आपको वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस पाई, वेयर कॉस पाई को हम कहते हैं पावर फैक्टर। कॉस पाई कहलाता है, हाँ वही फेज एंगल है, जो भी एंगल होगा। पावर फैक्टर क्यों कह रहे हैं भैया? यहीं से पावर की सब कुछ वैल्यू चेंज होगी। वी आर एम एस आई आर एम एस ये तो सब निकल जाएंगे, एंगल से ही पावर बार बार चेंज होती रहेगी। इस वजह से कॉस पाई को हम कहते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? तो पावर का फॉर्मूला क्या हुआ? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस पाई। दोबारा समझो आपको करना क्या है। एक तो आप वी की इक्वेशन ले लो, वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई की ले लो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई, कुछ भी ले लो, दोनों के मल्टीप्लाई करें, पी इक्वल वी इंटू आई लिख दिया। साइन ए प्लस बी का केवल फार्मूला ब्रेक करना है। इंटीग्रेशन नहीं लिया है क्योंकि समस्या आ जाती है बच्चों को। अगर इंटीग्रेशन मेथड से होता तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ साइन 2 थीटा को इंटीग्रेट करते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए कॉस 2 थीटा की टर्म में ब्रेक करते पहले। इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन ऐसे करते हो ना, 1 माइनस कॉस 2x/2 से। अच्छा, उसके बाद साइन 2x का इंटीग्रेशन करते, फिर लिमिट पुट करते, उसके बाद वैल्यू निकालते। बात समझ आ रही है? तो आप ये मेथड भी पूरा करके आ सकते हो, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। बस यहाँ पे याद रखना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है और साइन 2 थीटा की एवरेज वैल्यू 0 होती है। ठीक, कोई नंबर नहीं कटेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो पी इक्वल आपके पास फॉर्मूला आ जाता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस पाई। कॉस पाई को हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। नोट करो फटाफट, उसके बाद इसमें डिफरेंट सर्किट्स में निकालते हैं। v इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। प्लस माइनस याद रखो, काम हो जाएगा। अच्छा चलो, इसको एक दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं, है ना। दूसरा मेथड प्योर इंटीग्रेशन मेथड है। मान लो कई बच्चों को ये ध्यान नहीं रहता कि फॉर कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/2 और साइन 2 ओमेगा टी 0 कैसे आया। तो अगर आपको करना है तो वहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी निकाली थी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर कंप्लीट साइकिल 0 आई थी, तो अब इतना तो समझ गया कि यार साइन ओमेगा टी एक एवरेज में 0 मिल गया था, तो वहीं से इंटीग्रेशन उठाते हैं। अब इसमें करना क्या होगा आपको? देखो, ये चीज़ें तो आपको समझनी पड़ेंगी, इतना तो तुम्हें मान के चलना पड़ेगा जो ये लिखा हुआ है। सेकेंड मेथड कर रहे हैं, ध्यान रखना। पहला मेथड अगर हो गया कोई समस्या नहीं है। यहाँ आपको एवरेज निकालना पड़ता है। एवरेज निकालना पड़ता है तो सबसे पहले तुम वर्क निकाल लो, एवरेज वर्क, या जिसको आप कहते हो एवरेज हीट। अगर मैं एवरेज वर्क निकालूं तो डी डब्ल्यू हमने क्या पढ़ा है?
v इंटू डी क्यू पढ़ा है, हाँ या ना बोलो। v अपनी जगह, डी क्यू क्या पढ़ा है तुमने, आई डी टी। तो वैल्यूज पुट कर दो, v की वैल्यू v नॉट साइन ओमेगा टी, i की i नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई डी टी। बात समझ आ रही है पक्की वाली। तो यहां से अगर मैं और अच्छे से करूं तो डी डब्ल्यू में क्या लिख सकता हूं, वी नॉट अपनी जगह, आई नॉट अपनी जगह, साइन ओमेगा टी, यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ब्रेक करो तो साइन ओमेगा टी कॉस पाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन पाई डी टी। बिल्कुल क्लियर बात है। ये तो अभी पीछे यही हुआ है पहले वाले मेथड पे। अच्छा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट साइकिल के लिए वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो फॉर कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल का मतलब 0 से t, टाइम पीरियड तो ये होगा ना, 0 यहाँ और t यहाँ, यही तो होता है। तो इधर तो 0 से w होगा भाई, इनिशियली ना मान लो w वर्क डन हुआ है, इधर 0 से t, v नॉट आई नॉट, अंदर मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस पाई प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन पाई डी टी। कोई समस्या? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऐसे इंटीग्रेशन तुम कर नहीं पाओगे, ये सब करना पड़ेगा, मैथ्स का सब हेर फेर है। अलग अलग अगर मैं करता हूं तो वी नॉट आई नॉट तो मेरा बाहर हो गया, 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस पाई डी टी प्लस 1/2 बार साइन 2 ओमेगा टी साइन पाई डी टी। यहाँ भी तो इंटीग्रेशन हो जाएगा अब 0 से टी। क्या साइन स्क्वायर ओमेगा टी को तुम इंटीग्रेट कर सकते हो डायरेक्ट? नहीं कर सकते, cos 2x का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। cos 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2x अपॉन 2। अच्छा, ये बात अभी जब हम RMS वैल्यू डिराइव कर रहे थे तब भी कुछ किया था ऐसे ही, याद से आया? देखो RMS वैल्यू के डेरिवेशन में तुमने सेम इंटीग्रेशन लिया है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। अरे कॉपी में देखो भाई, RMS वैल्यू ऑफ AC को जब डिराइव किया है तुमने, देखो लिया है नहीं लिया? तो सेम वैल्यू ली थी, V नॉट अपनी जगह, I नॉट अपनी जगह, 0 से t क्या लिखोगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिखोगे इंटू कॉस फाई डी टी प्लस 1/2 अपनी जगह, 0 से t साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई डी टी। अब ये 1/2 तो पूरे से कॉमन लेके बाहर निकाल दो, निकाल सकते हैं। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो इसे w कर दूं सीधा, अपर लिमिट से लोअर लिमिट, सीधा w लिख देता हूँ, इतने तो समझदार हो। v नॉट आई नॉट बाई 2 तो बाहर कर दिया, cos फाई कांस्टेंट है। अगर अब थोड़ी समझदारी रखते हो तो बताना, सबसे पहले 1 का इंटीग्रेशन होगा, 1 का t बना, t से 0, cos 2 ओमेगा टी के इंटीग्रेशन बताओ। नहीं, cos 2 माइनस साइन, अच्छा इंटीग्रेशन तो सिंपल साइन हो जाएगा ना, हाँ तो साइन 2 अपॉन 2 ओमेगा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, t से 0 इंटू क्या है बाहर, cos पाई है, बीच में प्लस साइन 2 ओमेगा टी का बता दो, माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, t से 0 साइन पाई। सही है? कोई समस्या? तो W इक्वल V नॉट आई नॉट बाई 2, ये t माइनस 0, 1 माइनस 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा कैपिटल T माइनस साइन 0
कॉस फाई प्लस माइनस माइनस हो गया 1/2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस 0 साइन पाई। जहाँ जहाँ टी दिखेगा वहाँ क्या करना है आपको 2 पाई बाई ओमेगा पुट करना है। याद आ रहा है कुछ पिछली बातें? तो W इक्वल हमारे पास हो जाएगा V नॉट आई नॉट अपॉन 2, इसे तो T लिख दो सिंपल, साइन 2 ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, साइन 0 0 होता है, कॉस पाई माइनस 1/2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, कॉस 0 1 होता है, साइन पाई। ओमेगा से ओमेगा खत्म, ओमेगा से ओमेगा खत्म। देखो समझदारी वाली बातें करना, अब थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बोर्ड छोटा है। V नॉट आई नॉट बाई 2 टी माइनस ये कितना बना साइन 4 पाई, साइन 4 पाई 0 होता है, साइन 0 साइन 2 पाई साइन 4 पाई सब 0। यहाँ बच गया कॉस पाई 1/2 ओमेगा 720 हो गया 4 पाई, कॉस 4 पाई 1 होगा माइनस 1 साइन पाई। ये टर्म खत्म, ये टर्म खत्म, तो W इक्वल आ गया V नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू टी कॉस पाई आएगा। पावर का बेसिक फॉर्मूला आप पढ़ते हो, V नॉट W अपॉन टी, W की जगह V नॉट आई नॉट बाई 2 टी कॉस पाई अपॉन टी, कैंसिल, 2 को √2 लिख लो, कॉस पाई, ठीक है। V नॉट बाई √2 वी आर एम एस, आई नॉट बाई √2 आई आर एम एस, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस पाई, यही तो पीछे ही पड़ा है। कॉस पाई क्या है? एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करने का टाइम नहीं है, फटाफट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, खत्म। क्योंकि ये वाला मेथड मैंने असाइनमेंट में दिया भी नहीं है बना के। कोई एक बच्चा कर लो यार, सारे फोन निकाल ले तो बिल्कुल सेलिब्रिटी जैसे। मेरे भी खींच लिया करो यार, मेरे भी बढ़िया खींच, मेरी भी तो अच्छे। अरे एप्पल का फोन है, मेरे भी खींचो यार, खींच गए बस। अच्छा, एसी में कर लिया। अब सवाल यहाँ से क्या फंसेगा, डिफरेंट एसी सर्किट्स में आपको पावर चाहिए। बात समझ आ रही बच्चा, नहीं आ रही पहले बताओ? बड़ा डाउन सा चेहरा है, आ रही है नींद तो नहीं आ रही? इंटीग्रेशन है। अब एवरेज वैल्यू नहीं याद तो हम क्या कर सकते हैं? एक बार, अच्छा अब तो याद हो जाएगी। अब नहीं सर, एवरेज वैल्यू ज़्यादा इजी थी। वही है, पहले अटल जी बैठे थे तो विपक्ष वाले कहते थे अटल जी बड़े खराब है, बड़े खराब है। अब मोदी जी बैठ गए तो कहते नहीं अटल जी अच्छे थे, मोदी जी गड़बड़ है। अब जब योगी जी आ जाएंगे कहेंगे मोदी जी बहुत अच्छे थे। तो वो तो एक कॉमन चीज़ है। आए ना आए वो हमसे क्या मतलब, हमें तो पावर ही पढ़ानी है, तब भी कोई भी आओ हमें पावर के पैसे लेने हैं यार, चाहे जो आ जाओ, यहाँ पावर ही पढ़ानी है। P इक्वल वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस पाई। कॉस पाई क्या है? पावर फैक्टर। पावर इन डिफरेंट एसी सर्किट्स डालो, पावर इन डिफरेंट एसी सर्किट्स। बस इसे खत्म कर दूं, खत्म। टॉपिक छोटा है मेरा, एक टॉपिक पूरा ही खत्म करो ना एक साथ। हाँ लिख लेना। आज वैसे भी तुम्हारा आदित्य L1 गया है तो पढ़ाने का तो मन कर ही रहा है। देखा था किसी ने आदित्य L1? बीटेक के चक्कर में पड़ के इंजीनियरिंग मत करो यार, साइंटिस्ट बनो, थोड़ा सा DRDO की तैयारी कर लो, गेट वेट निकाल लो, हैं, रिसर्च माइंड डेवलप कर लो। कहाँ ना, बस तैयारी करी, नौकरी के पीछे भाग के नौकरी में लग गए, जिंदगी भर आई कार्ड पहन के नौकरी करते रहोगे। ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठो, हल्का क्या करो, टोल तो हो नहीं रही। पावर इन डिफरेंट एसी सर्किट्स। देखो सबसे पहले पावर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। P इक्वल वी आर एम एस कॉस पाई।
अब उतने ही सर्किट्स में पावर पढ़नी है जितने तुमने सर्किट पढ़े हैं, सेम सर्किट्स के लिए पावर पढ़नी है। अब हम बात करते हैं फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अब देखो पिछली जानकारी का इस्तेमाल करेंगे। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में पाई कितना होता है? 0। बहुत बढ़िया, 0 होता है तो पी कितना आ जाएगा? VRMS IRMS cos पाई 1 होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ VRMS, IRMS की जगह लिख सकता हूँ VRMS by R लिख सकता हूँ, क्योंकि सर्किट में केवल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो पावर का जनरल फॉर्मूला निकाल लूंगा V² RMS by R। बात को समझो, सीधा VRMS गिवन होगा, रेजिस्टेंस गिवन होगा। फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट पाई कितना? तो पावर कितनी? 0, खत्म। फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पाई कितना? π/2, तो पावर कितना? 0। समझो बात को, केवल इंडक्टर लगाओ या केवल कैपेसिटर लगाओ पावर 0 होती है। तो इस सिचुएशन में जो करंट फ्लो होगी उसको हम कहेंगे वॉटलेस करंट। वॉट किसकी यूनिट होती है? पावर की। लेस मतलब ना हो। तो अगर किसी सर्किट में केवल इंडक्टर लगाए या केवल कैपेसिटर लगाए तो उस सिचुएशन में जो करंट फ्लो होगी वॉटलेस करंट आएगी। पावर है नहीं उसमें, वॉटलेस। नाम समझो कितना बढ़िया, वॉट ही नहीं है। अब समझ आ गया? वॉट तो किसकी यूनिट? पावर नहीं होता। L लगाओ या C लगाओ उस पर पावर नहीं होगी। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब बात करते हैं मान लो फॉर LR सीरीज सर्किट। यार ये समस्या वाली बात तुमको आएगी कि सर इसकी पावर कैसे निकालें। इसके लिए कुछ मास्टर ने निकाला है पाई, tan phi निकाला है। क्या निकाला है? tan phi XL/R। अब बिल्कुल बेसिक मैथ यूज करो। ये रहा होगा पाई, ये रहा होगा XL, ये रहा होगा R। तो ये रहा होगा XL² + R², जिसको तुम इंग्लिश में कहते हो Z। तो यहाँ से cos पाई क्या आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस अपॉन √R² + तो पावर क्या आ जाएगी? पावर आ जाएगी VRMS IRMS cos पाई की जगह R/Z। अब ये पावर सब में यूज होगी। सुनो, CR सीरीज सर्किट होता तब भी Z ही आता, LCR सीरीज सर्किट होता तब भी Z ही आता, बस Z की वैल्यू चेंज हो जाती। वहाँ √R² + XC² होता, दूसरे में √R² + XL - XC का होल स्क्वायर होता। बात समझ आ रही है? इतना तुम लोग घर से करके लाओगे तब हम लोग अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। हाँ, इसकी पावर निकाल के पूरी और क्यू फैक्टर पढ़ के आओगे। नेक्स्ट क्लास में क्यू फैक्टर और पावर के ही क्वेश्चंस चलेंगे। ठीक है, नोट कर लो।